नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय होगा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और विकास। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि होंगे श्री लक्ष्मी नारायण पयोधी जी, जो कि साहित्यकार और जनजाति विशेषज्ञ हैं। पयोधी साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दूसरे अतिथि होंगे वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी की निगाह समाज में होने वाले परिवर्तनों पर बहुत गहरी और तीखी होती है। शर्मा साहब, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। हमारे दर्शक जानते हैं कि मध्य प्रदेश कई मामलों में पूरे देश भर में अपनी विशेष संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश की अपनी एक परिभाषा है, मध्य प्रदेश का अपना एक चलन है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ अलग है। मध्य प्रदेश की पहचान कैसे बनी, मध्य प्रदेश की ये यात्रा कैसी रही, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और जनजातियों के विषय में भी चर्चा करेंगे कि ये यहाँ की ये विकास यात्रा भी कैसी रही है। पयोधी साहब, सबसे पहले हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश को आप किस रूप में परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश चूँकि देश के मध्य भाग में स्थित है और मध्य भारत से टूटकर ही अलग ये हुआ है, और इसकी संरचना इस तरह से है कि कई जो प्रदेश हैं इसकी सीमाओं को छूते हैं। तो यहाँ पे एक मिश्रित संस्कृति हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, इधर राजस्थान लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो इन सारे प्रदेशों की जो सांस्कृतिक झलक है वो यहाँ की संस्कृति में भी देखा जा सकता है। मुख्य रूप से चूँकि यहाँ की आबादी का लगभग 21% से अधिक जनजातियाँ हैं, उनकी आबादी है, तो और उनमें भी जो प्रत्येक जनजाति की सांस्कृतिक छटाएं अलग हैं, इसलिए एक बहुत इंद्रधनुषी प्रदेश के रूप में हम मध्य प्रदेश को परिभाषित कर सकते हैं। मैं दर्शकों को बताता चलूं, पयोधी साहब का बहुत गहरा अध्ययन है जनजातियों पर, और इन्होंने इस क्षेत्र में कई किताबों की भी रचना की है। इसके अलावा आम तौर पर भी जो साहित्य होता है उससे भी पयोधी साहब बहुत गंभीरता के साथ जुड़े रहे हैं। शर्मा साहब, जो सवाल मैंने पयोधी साहब से किया था वही मैं आपसे भी करता हूँ। आप मध्य प्रदेश को कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि आपका भी देखने का समय बहुत पुराने समय से चलता रहा है, आपने मध्य प्रदेश की मिट्टी को बहुत पहले से समझा है, तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? मध्य प्रदेश के लिए तो पहचान एक सबसे बड़ा संकट रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से जिनमें किसी प्रकार का कोई पूर्व में संबंध नहीं था, मिलकर ये बना हुआ प्रदेश है। और भोपाल इसकी राजधानी बना दिया गया, जिसका सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश के साथ किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। प्रसिद्ध पत्रकार राजेंद्र माथुर ने मध्य प्रदेश की स्थापना के संबंध में एक टिप्पणी की थी जी, कि यह विभिन्न कंकालों को मिला करके बना दिया गया प्रदेश है, जिसमें प्राण नहीं है जी। इससे आप उनकी तीखी टिप्पणी समझ सकते हैं। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रथम निदेशक रहे राधेश्याम जी शर्मा जी, उनकी एक बड़ी अच्छी टिप्पणी थी कि उनका कहना था कि मध्य प्रदेश तो सबका है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन है ये कह पाना बड़ा कठिन है। और इसीलिए यहाँ की जो राजनीति है वो इसके विभिन्न जो प्रदेश इसमें सम्मिलित किए गए थे, उन प्रदेशों के जो राजनेता रहे हैं, उन राजनेताओं ने अपने अपने हिसाब से इसको चलाने का प्रयत्न किया। ये पहला अवसर है कि शिवराज सिंह इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं, और इसका श्रेय शिवराज सिंह जी को ही जाता है कि उन्होंने आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश, ये एक थीम लेकर के एक अभियान चलाया। और जो बीच के कालखंड में जब वे मुख्यमंत्री नहीं रहे तब वो थोड़ा सा टूट गया होगा, लेकिन अब एक बार फिर से उस मध्य प्रदेश को पहचान दिलाने की उनकी जो चेष्टाएं हैं वे प्रारंभ हो गई। पयोधी साहब, आपके मुख्य विषय पर आना चाहता हूँ मैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले चूँकि गोंडवाना जो साम्राज्य था पुरातन समय में, वो मुख्य रूप से मध्य भारत में रहा है। तो गोंड जनजाति की जनसंख्या यहाँ सबसे अधिक रही है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो भील जनजाति की जनसंख्या अधिक हो गई। 2011 के सेंसस की ओर हम जाएं तो लगभग 46 लाख भीलों की जनसंख्या है, जबकि 43 लाख से अधिक गोंडों की है। तो इस तरह से प्रमुख रूप से भील जनजाति समूह, जिसमें भील, भिलाला, बारेला, पटलिया हैं, और गोंड जनजाति समूह जिसमें लगभग 16 उपजातियां शामिल हैं, उनकी जनसंख्या। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कोल, जिसकी जनसंख्या लगभग 11 लाख है। फिर बैगा आता है, फिर सहरिया आता है, फिर कोरकू आता है। फिर इस तरह से 43 जनजातियां भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा है। 43 जनजातियों को, पहले 46 हुआ करती थी, उसमें से 3 को हटा दिया है। तो इस तरह से एक जनजाति समूह में भी अलग अलग उनकी जो उपजातियां हैं, उनका रहन सहन, खान पान में भी भिन्नता देखी जा सकती है। तो इस तरह से जनजातियों का जो संसार है वो बहुत विलक्षण है और बहुरंगी है। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इनकी जो नाम मैंने लिया है, तो 1.5 करोड़ से जो अधिक आबादी है, जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में, उसमें से उसका लगभग 92% जो है भील, गोंड, कोल, भिलाला तो उसी में शामिल है, भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया और कोरकू, ये इन जनजातियों की जनसंख्या है लगभग 92%। पहलू साहब, आप इस जनजातियों वाले इससे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या इनकी भी कोई विकास यात्रा आपने ऑब्जर्व करी है, मैं नोटिस करी है कि ये जिस तरह से आप आज से 50 साल पहले इनका जो रहन सहन का तरीका था, खान पान का तरीका, उसमें कोई परिवर्तन भी आपने देखा है? कोई विकास यात्रा इनकी भी रही है? नहीं, निश्चित रूप से रही है। पिछले 70 सालों में आज़ादी से पहले जो जनजातियों की स्थिति थी, हमें मान के चलते थे कि जो आदिवासी या जनजाति समुदाय के लोग हैं वो अपनी दुनिया में बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं। असल में क्या होता है, आनंद की व्याख्या परिस्थिति के अनुसार की जाती है। जनजाति समूह वो रहे हैं जो अपने दुखों को भी आनंद में बदलने की क्षमता रखते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि वो थके मांदे जैसे भी हो, श्रम तो करते ही हैं। जंगलों पर उनकी निर्भरता है, वनोपज पर ही उनकी निर्भरता है। खेती बहुत कम हुआ करती थी, केवल गोंड को छोड़कर बाकी जनजातियों में खेती की परंपरा कम थी। कुछ पेंदा खेती और बेबर खेती जैसे बैगा लोग करते थे, लिफ्ट कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, अलग अलग जगह बदल बदल के करते थे। तो स्थायी खेती कम थी, केवल गोंड करते थे, क्योंकि गोंड मूलतः किसान रहे हैं। तो लेकिन साक्षरता बहुत कम थी। अच्छा, शिक्षा इनके यहाँ नहीं थी। ज्ञान तो बहुत था, पारंपरिक ज्ञान तो अकूत था। वो चाहे वनों से संबंधित ज्ञान हो, कृषि से संबंधित ज्ञान हो, लोहे को खोजकर उसको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, औषधियों का बहुत ज्ञान है। ये सारा ज्ञान उनके पास था। वनस्पतियों का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान जितना बैगा के पास है उतना बाकी लोगों के पास नहीं होगा। तो चूंकि वो जंगलों पर उनकी निर्भरता थी, इसलिए जंगलों के आसपास ही रहते थे। तो लेकिन इस सब की वजह से चूंकि खेती और वनोपज पर उनकी निर्भरता थी, तो शिक्षा पर उनका ध्यान कम था। शिक्षा से जोड़ने का काम भी आज़ादी से पहले कम हुआ है। जैसे मैं बस्तर में रहा हूँ, तो होता ये था कि 1910 के आसपास जब वहाँ एक पंडा बैजनाथ आए, राय बहादुर पंडा बैजनाथ दीवान बनकर, तो उन्होंने कुछ ये जो फॉरेस्ट एक्ट लागू किया और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया, कांजी हाउस की प्रथा को लागू किया। तो ये विकास की तो उससे धारा से उसमें जोड़ा क्या उनको। हुआ कि आदिवासी जो है इसको नकारात्मक भाव से लेते थे। अच्छा, जबरदस्ती जब उनके पास भेजा जाता था किसी सिपाही को कि बच्चे को लेके आओ स्कूल, तो उसको नकारात्मक भाव से, क्योंकि बच्चे भी
उनके जो आजीविका है उसमें मदद करते थे। तो अभी पयोधी साहब, अभी ये जो नई एक धारा चली है डिजिटलाइजेशन वाली या टेक्निकल जो नया एक और खड़ा हुआ है, क्या ये भी उस जुड़ने में उसको भी उसी दृष्टि से वो देख रहे हैं कि जुड़ रहे हैं? नहीं, जुड़ रहे हैं। अब इधर देखिए, लगभग आदिवासी साक्षरता जो है मध्य प्रदेश की 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 50% है। 50% तक चला गया। तो काफी 3-4% पहले हुआ, अभी तो और ज्यादा होगा, और अभी तो इन 10 सालों में और ज्यादा हो गई है। और इधर हमने देखा है कि जैसे आश्रम स्कूल खुले, सरकार ने आश्रम, अब पिछले 15-20 साल में तो ये गति और ज़्यादा, स्कूलों की संख्या 30,000 से ऊपर चली गई। और नरोना कमेटी ने जब ये कहा कि जनजातियों की जीवन पद्धति अलग है और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है कुछ अलग किस्म से होनी चाहिए, तब ये आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी लगभग 64 में। और आदिवासी शिक्षा का कार्यभार जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था, जो आजकल जनजातीय कार्य विभाग के नाम से है। तो तब क्या हुआ कि उनकी संस्कृति को समझते हुए, उनके पर्व त्योहारों के अवसर को समझते हुए, उनकी जो स्थानीय उनका जो ज्ञान है उसको देखते हुए कुछ अलग से करने की कोशिश की गई। और आश्रम स्कूल जहाँ पे बच्चा 6वीं कक्षा में आता है, पहली कक्षा में आता है, पहली से प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, फिर 6वीं में आश्रम स्कूल में आता है, तो उसकी एक परवरिश अलग ढंग से होती है। तो इस तरह मैं जब लौटूंगा अभी आपके पास, एक शर्मा साहब से पूछने का कुछ सवाल बनता है। जी। तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इनकी जो नई पीढ़ी है जी, इन जनजातियों की, ये कितना अपना रही है अपनी पुरानी पीढ़ी के उसको। उसके पहले मैं शर्मा साहब से एक सवाल करना चाहूँ। शर्मा साहब, आप जब बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, और माथुर साहब का भी जिक्र किया आपने, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के साथ आपकी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। तो वो पुराना मध्य प्रदेश आपकी निगाह में कैसा हुआ करता था सर? नहीं, मध्य प्रदेश का पुराना जो स्वरूप है वो तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि पुराने राज्यों को, उसमें कुछ रियासतें थी, कुछ नवाब थे, कुछ हमारा सीपी बरार का ये जो जिसे पुराना मध्य प्रदेश कहा जाता है वो उसका हिस्सा था। वो सब मिलाकर के मध्य प्रदेश बना। तो मध्य प्रदेश का गठन ये एक इतिहास की चीज़ है जी। और लेकिन गठन के बाद अलग अलग कालखंड में जो अलग अलग मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया। कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रशासन की दृष्टि से, कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी लोकप्रियता की दृष्टि से, कुछ मुख्यमंत्रियों ने पूरे प्रदेश की अलग अलग समस्याओं, जैसे श्यामाचरण शुक्ल थे तो उन्होंने सिंचाई विभाग के बारे में सोचा। डीपी मिश्रा जब आए तो डीपी मिश्रा ने घोर राजनीतिकरण अगर किसी के समय हुआ तो डीपी मिश्रा के समय हुआ। अर्जुन सिंह जी जब आए तो अर्जुन सिंह जी एक विंध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए थे, तो वहाँ की जो विंध्य की जो संस्कृति और राजनीति, उन दोनों को लेकर के वे यहाँ आए। बीच का कालखंड एक ऐसा आया कि राजमाता सिंधिया का प्रादुर्भाव इसमें हुआ, जिसमें कांग्रेस की सरकार गई और एक गैर कांग्रेसी सरकार पुराने कांग्रेसियों के माध्यम से यहाँ बनी। तो ये मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को बाकी स्टेट के मुकाबले में थोड़ा सुकून पसंद, थोड़ा आराम तलब, थोड़ा सा विकास की दृष्टि से ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ऐसा माना जाता है। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, ये था पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई एक मध्य प्रदेश का चरित्र, बेसिक मूल चरित्र है, उससे प्रकट नहीं होता था। तो यहाँ का मध्य प्रदेश का होना मतलब क्या होना है, ये कोई अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इन पिछले वर्षों में, आज जब हम 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी के हो गए हैं और मध्य प्रदेश भी 56 में बना था, उसके बाद का जो समय है ये लगभग 60 साल का समय मध्य प्रदेश को भी हो गया है। तो अब मध्य प्रदेश धीरे धीरे वो आकार लेने लगा है। लेकिन इसी बीच में छत्तीसगढ़ अलग बन गया, देश प्रांत का विभाजन हो गया। तो जब मध्य प्रदेश बना तब उसका प्रकटीकरण एक आदिवासी स्टेट और बस्तर और जगदलपुर और ये सब उसके प्रतीक थे। आज वो नहीं है। अभी जैसे लक्ष्मीनारायण जी ने बताया कि ये इंदौर का जो निमाड़ का क्षेत्र है, जहाँ भील है, बिलाला है, दूसरी तरफ गोंड है, ये जो मंडला का। अभी मध्य प्रदेश में जैसे शर्मा साहब बता रहे हैं, अभी कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ जनजातियाँ प्रमुखता से निवास कर रही हैं? अगर हम चिन्हित करना चाहें तो वो कौन सी जगह? उसमें देखिए, अलीराजपुर जो
सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या भील भिलाला की वहाँ पे है। अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन है, धार है, बड़वानी है, और इधर आप आए तो सिवनी है, बालाघाट है, फिर इधर आए तो मंडला, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, और फिर इधर रायसेन का क्षेत्र है, कुछ विदिशा का क्षेत्र है, और सीधी का क्षेत्र है, शहडोल संभाग है जहाँ पे अनूपपुर वगैरह ये सब आते हैं, उमरिया, अनूपपुर। इन इलाकों में रहने वाली जनजातियों की अगर हम 24 जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि यहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है जी। इन जनजातियों की विशेषता क्या होती है सर? इनका अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, जनजातियों के पास एक तो आजीविका की कुछ पारंपरिक उनके स्रोत हैं, और उसमें मुख्य रूप से वन है और वनोपज है। तो वनों पर आश्रित ये शुरू से रहे हैं, उनकी निर्भरता शुरू से रही है। खेती इधर बढ़ी है। बैगा भी जो बेवर खेती किया करते थे, मतलब जगह बदल बदल कर किया करते विकास की नई प्रक्रिया को अपनाते हैं। बिल्कुल, अब कृषि की नई पद्धति को उन्होंने अपनाया है। अच्छा, वो खाद का उपयोग करने लगे हैं, उर्वरकों का उपयोग करने लगे हैं, कृषि यंत्रों का उपयोग करने लगे हैं, और चूंकि शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, नई पीढ़ी जो है लगभग 90% तो शिक्षित हो रही है। और यहाँ तक कि सरकार ने ये किया है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, कि यहाँ तो उनको विद्यालयों की व्यवस्था है, उत्कृष्ट विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, ये सारे तो जो विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, स्तरीय शिक्षा देने के लिए जितने प्रयोग हो सकते थे वो आदिवासियों के लिए भी, जनजातियों के लिए भी हुआ है। अब विदेशों में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी हमारी सरकार। बहुत सुंदर। पयोधी साहब, ये बताइए कि अगर इसी तरह से विकास की प्रक्रिया में इनको मुख्य धारा में शामिल होता गया तो क्या आने वाली जनरेशन इन जनजातियों की अपने जो इनके मूल स्वरूप है, उनकी जो पहचान है, वो भी बनी रहे और ये विकास भी होता रहे? इसकी दिशा में भी कुछ काम इसमें देखिए, इस दिशा में काम कम हुआ है। असल में क्या है, एक नारा पहले चला करता था, आदिवासियों की संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। जी। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आदिवासियों की संस्कृति को आप अक्षुण्ण रखते हैं तो विकास छूट जाता है। विकास अगर विकास की धारा में आगे बढ़ते हैं तो संस्कृति छूटती है। तो इन दोनों को साथ कैसे ले जाया जाए, ये इस पर विचार कम हुआ है। मैं सोचता हूँ कि जैसे शिक्षा व्यवस्था है, ये देखिए पयोधी साहब, ये समस्या तो सभी वर्ग के साथ है, शहरों की स्थितियों में भी यही है। नहीं, लेकिन आप देखिए, जनजातीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं। जनजातीय भाषाओं के लुप्त होने से क्या नुकसान होना है मालूम? इसका अनुमान किसी को नहीं है। जनजाति का उसकी भाषा का एक शब्द लुप्त हो जाता है तो पूरी सांस्कृतिक धारा लुप्त हो जाती है। आप देखिए, भगोरिया शब्द अगर भीली से लुप्त हो गया तो पूरी सांस्कृतिक धारा भगोरिया की खत्म हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं। घोटुल शब्द एक अगर गोंडी से लुप्त हो गया, लिंगो शब्द एक उसमें से लुप्त हो गया तो पूरी सांस्कृतिक धारा सूख गई। तो हमको इस पे विचार करना चाहिए कि कैसे इन भाषाओं को और उनकी संस्कृति को बचाते, एक ऐसा वातावरण शिक्षा में भी पैदा किया जाना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति को बचाते हुए विकास की तरफ। शर्मा साहब, आपका तो पत्रकारिता में बड़े आधार स्तंभ हैं। आप पत्रकारिता में बहुत पुराना और बड़ा प्रतिष्ठित नाम है आपका। मध्य प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? मध्य प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील प्रदेश है। अच्छा। चूँकि पूर्व में इस पर पर्यावरण पर या पर्यटन की दृष्टि से प्रयत्न ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार ने जो अपने नए विकास के आयाम तय किए हैं, उसमें पर्यटन पर सरकार का एक विशेष ध्यान है। और बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से हमारे पास सांची है जैसा स्थान है, ओरछा जैसा स्थान है। बाकी प्राकृतिक दृष्टि से हमारे, क्या मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावना है, टूरिज्म के साथ बढ़ने की संभावना बिल्कुल है? टूरिज्म मध्य प्रदेश में रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। वैसे भी कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में सरकार ने रोजगार ये अपने प्रमुख
अपनी जो प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं में रोजगार को एक प्रमुख बताया। और उसमें ये जो जैसे आप वनवासी क्षेत्रों की बात भी कर रहे हैं, तो वनवासी क्षेत्रों की जो कलाएं हैं, उन वनवासी क्षेत्रों द्वारा निर्माण किए जा रहे जो उत्पादन है, उन उत्पादनों के लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार और उनके लिए संभावनाएं बड़ी खड़ी हो रही हैं। अयोध्या साहब, ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जनजातियों के लिए बहुत संक्षिप्त में क्या ऐसा है जो किया जाना शेष है, जो उस दिशा में होना चाहिए? जैसा आप एक बात अभी कह रहे थे कि उनकी परंपरा भी बनी रहे और विकास भी होता रहे। नहीं, वो निश्चित रूप से ये छूट रहा है, हमारे प्रयासों में ये कहीं जगह नहीं बना पा रहा है कि हम जो आदिवासी शिक्षा है तो वो नई शिक्षा से तो हम जोड़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन पुराना छूट रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आश्रम स्कूल हैं या जो आवासीय विद्यालय है, वहाँ ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वो अपनी संस्कृति के साथ ये नए विकास को भी अपना सके, विकास से जुड़ सकें। तो कुछ इनका वातावरण वो अपनी भाषा में बात कर सकें। तो जैसे अंग्रेजी में बात करते हैं इन स्कूलों में जाके, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाके, कि वहाँ हिंदी बोलना मना है, तो क्या आप जहाँ पे रह रहे हैं आवासीय विद्यालय, वहाँ अपनी बोली में बात नहीं कर सकते आपस में? उसमें बात क्या है, विकास के लिए दिए जाने वाले बलिदानों की ये परिभाषा है, ये बड़ा मुश्किल, बहुत बारीक एक धार पर चलना होता है, वो उसको मेंटेन करना। सर, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो औद्योगिक विकास की रफ्तार प्रदेश की कैसी रही है? मध्य प्रदेश में सच कहा जाए तो पिछले 15 वर्षों की जो स्थिति है, यात्रा है हाँ। उसके पूर्व की सरकारों के संबंध में जो भी कुछ धारणाएं थी या जो लोगों की अभिव्यक्तियां थी वो हम सबको पता है। लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास की योजना बनाकर काम करने का प्रयत्न किया है। प्रारंभ के जो कालखंड था जब यहाँ सरकार बदली, उस वक्त तो उन मुख्यमंत्रियों को बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए शासन करने का मौका मिला, तो एक लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार को यह सौभाग्य मिला है कि वो एक लंबा प्लान कर पाए, और यह ऐसी स्थिति दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं मिली है। अच्छा, ये बताइए, इसलिए सभी तरफ औद्योगिक क्षेत्र हो, विदेशी निवेश का कहाँ जाए उसका सवाल हो, और औद्योगिक विकास के लिए सड़कों का निर्माण, जो आधारभूत संरचना है उस संरचना का निर्माण, तो ये इस दौरान बड़ी मात्रा में आधारभूत संरचना खड़ी हुई है। यातायात के साधन सुलभ हुए हैं, लोगों का आने जाने क्या में ऐसा है जो नहीं हो पाया जो होना चाहिए? बहुत छोटे से देखिए, न हो पाने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आखिरकार प्राप्त करने का तो क्रम होता है जी। आप क्रमिक दृष्टि से सीढ़ियां अगर ऊपर भी चढ़नी है तो एक के बाद दूसरी सीढ़ी ही चढ़ी जा सकती है, छलांग मारकर नहीं चढ़ा जा सकता। शर्मा साहब, समय की बाध्यता है, जब हम चर्चा में बैठे थे तो हम ये सोच रहे थे, मुझे इतने अच्छे विशेषज्ञ मिले थे आज, हमने सोचा था बहुत सारी बातें होंगी, प्रदेश के इतिहास में भी हम जाएंगे, लेकिन समय का अभाव है इसलिए वो संभव नहीं हो पा रहा है। दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी कोशिश थी कि इस कार्यक्रम से हम आपको पुराना और नए मध्य प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ सकें। हमें उम्मीद है जरूर कुछ हद तक कामयाब हुए होंगे और हमारे दर्शक कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से लाभान्वित जरूर हुए होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।